गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए एक बार फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं अगला टॉपिक जो कि है लेंस मेकर फॉर्मूला। हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स का एक पार्ट था रिफ्रैक्शन। इस रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने काफी कुछ सीखा था। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में हमने आपको सिखाया, रियल अपरेंट डेप्थ कैसे कैलकुलेट की जाती है ये आपको बताया। इसके अलावा हमने ये बताया कि रिफ्रैक्शन किसी भी स्फेरिकल सरफेस से कैसे होता है। तो इन सारी चीजों की जानकारी के बाद अब फाइनली हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक तक पहुंच चुके हैं जो कि आपका है लेंस मेकर फार्मूला, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, और इस फार्मूले का डेरिवेशन आज हम यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फार्मूला। देखिए सबसे पहले लॉजिक वाली बात है जो आपको सोचना चाहिए वो ये कि लेंस मेकर फार्मूला नाम क्यों पड़ा। लेंस मेकर फार्मूला आखिर क्यों नाम दिया गया। लेंस मेकर फार्मूला का मतलब लेंस कैसे मेक हुआ है, लेंस किस तरीके से बनाया गया है। तो बेसिकली अगर हम आपको डायग्राम में दिखाएं तो जो लेंस आप देख पाते हैं, ठीक है ना, वो लेंस आपको किस तरीके से दिखाई देते हैं। लेंस जनरली आपको इस तरीके से एक कर्व सरफेस दिखाई देती है और इस कर्व सरफेस पर एक दूसरी कर्व सरफेस इस तरीके से लगी होती है, ठीक है, या स्फेरिकल सरफेस बोल सकते हैं। तो एक स्फेरिकल सरफेस पर दूसरी स्फेरिकल सरफेस को आपस में पेस्ट किया जाता है और इस तरीके से फाइनली हमें क्या मिल जाता है, लेंस। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब चूंकि हम आपको रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़ा चुके हैं पहले से, ठीक है ना, हमने अभी तक कंप्लीट किया हुआ है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, यानी कि कोई भी स्फेरिकल सरफेस है उसमें किस तरीके से उसमें रिफ्रैक्शन होता है। मैं एक बार आगे बढ़ने से पहले आपको रिमाइंड करा दूं कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या कंप्लीट कराया था। तो जो अपना लास्ट लेक्चर हुआ था वो कुछ इस तरीके से हुआ था कि हमारे पास एक ये स्फेरिकल सरफेस हुआ करती थी और इस स्फेरिकल सरफेस पे ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस थी और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हमारे पास इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से निकल के इस तरीके से आती थी और फाइनली यहाँ पर हमें ड्रॉ करना होता था एक नॉर्मल। तो हम एक नॉर्मल इस तरीके से जहां पर ये रे आपकी इंसिडेंट होती थी उस जगह पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते थे और ध्यान देने वाली बात ये हुआ करती थी कि ये नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाहिए था, क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस से, इसलिए स्फेरिकल सरफेस से सेंटर से जितनी भी लाइंस पास होती हैं वो सभी नॉर्मल की तरीके बिहेव करती हैं। इसके बाद की कहानी क्या थी कि फिर जो रे थी आपकी वो कहीं ना कहीं रिफ्रैक्ट होती है और रिफ्रैक्ट होने के बाद इस तरीके से वो आकर के प्रिंसिपल एक्सिस पर मीट हो जाती है। जहां मीट होती है वहां पर बनता था हमारा इमेज, ये हुआ करता था आपका ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट से रे निकली और ये फाइनली रिफ्रैक्ट होकर के और इमेज का फॉर्मेशन कर देती है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई थी। यहाँ पर मैंने आपको ये भी आपको समझाया था कि ये हमारे पास मीडियम म्यू वन हुआ करता था और ये था मीडियम म्यू टू। तो जो इमेज है, इमेज यानी कि आई, इसकी डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते थे बी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को कैपिटल आर से और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू से। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक सीखी थी। इसके अलावा भी हमने और क्या क्या सीखा। इसके अलावा हमने सीखा कि अगर हमारे पास इमेज जो है वो म्यू टू मीडियम में है तो म्यू टू अपॉन वी ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, ये हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू वन में है। तो ये लिखा जाता है म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन कैपिटल आर। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे म्यू टू अपॉन बी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर के इक्वल हो जाता है। तो ये वो चीज थी जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको समझाई थी, एक एक चीज बहुत अच्छे से, एंड आई होप कि आपको समझ में भी जरूर आई होगी। और अब इसी फार्मूले को, इसी कॉन्सेप्ट को आगे हमें लेकर के चलना है। क्योंकि लेंस मेकर फार्मूले का मतलब ही होता है लेंस का बनाना। तो लेंस किस तरीके से बना होगा उसको हम बता देते हैं कि लेंस में बेसिकली एक इस तरीके से स्फेरिकल सरफेस है और उसमें एक दूसरी स्फेरिकल सरफेस इस तरीके से क्या करते हैं, हम पेस्ट कर देते हैं। तो दो स्फेरिकल सरफेस जब आपस में पेस्ट हो जाती हैं तो फाइनली हमारे पास लेंस बन के तैयार हो जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी सभी।
और अब हम लोग देखने वाले हैं इसका डेरिवेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर आगे की कहानी हम स्टार्ट करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज आपको ना लगे जो आपको लगे कि ये तो हमने समझा ही नहीं या ये हमें तो पता ही नहीं था। तो ऐसा कोई भी चीज आपके सामने ना हो, इसके लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करने वाले हैं लेंस। तो ये देखिए, ये रहा हमारा लेंस, ठीक। और इस लेंस पर अब ड्रॉ होने वाली है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए, ध्यान से समझेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब चूंकि लेंस के पास दो स्फेरिकल सरफेस होती हैं, तो मान लेते हैं कि ये जो हमारी स्फेरिकल सरफेस है, दिस वन इज योर फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस एंड दिस वन इज योर सेकेंड स्फेरिकल सरफेस। तो जो पहली स्फेरिकल सरफेस है, इसके सामने हमने ऑब्जेक्ट रखना है। क्या रखना है? ऑब्जेक्ट। तो चलिए ऑब्जेक्ट रख लेते हैं यहाँ पर। ये मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट है। ये देखिए, दिस वन इज अ ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट रख लिया। अब क्या होगा आपको पता है, ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी और सरफेस वन से टकराने वाली है, ठीक है ना। सरफेस वन पे स्ट्राइक करने वाली है, तो चलिए इसको स्ट्राइक भी करा लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये आई और सरफेस वन से ये देखिए क्या कर गई, स्ट्राइक कर गई इस तरीके से, ठीक। सरफेस वन से स्ट्राइक हो गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं? समस्या, बहुत बढ़िया, ठीक है, स्ट्राइक कर गई। अब केवल सरफेस वन पर ही फोकस करेंगे। तो जो सरफेस वन है, उस पर जिस जगह पर टकराई है, वहां पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। नॉर्मल ड्रॉ करने की हमने आपको कंडीशन बता रखी है कि नॉर्मल स्फेरिकल सरफेस में वही होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करने वाले हैं सबसे पहले। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो है दैट इज C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस। तो जो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1। अब इस C1 से हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। उस पॉइंट से होता हुआ पास होना चाहिए जिस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट की रे आ रही है वो स्ट्राइक हो रही है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि ये देखिए हमने क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल। तो सेंटर से पास हो रहा है और उस पॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की रे आकर के टकरा रहे। आई होप समझ में आया होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसको हम नाम देने वाले हैं N1। ये क्या है? नॉर्मल वन। फर्स्ट सरफेस के बारे में पूरी बात चल रही है। अब जो रे थी, बेसिकली अगर हम देखें तो जो रे हमारी थी वो जानी चाहिए थी सीधी, एकदम स्ट्रेट इस तरीके से। लेकिन अब चूंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से रे क्या होगी, बेंड हो जाएगी। तो रे बेंड होने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से रे आपकी बेंड होगी और ये हमारी फाइनली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर आकर के मीट हो जाएगी और ये आपको मिल जाएगा इमेज आई। तो फर्स्ट सरफेस की कहानी क्या आपको समझ में आ गई? फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस की पूरी पूरी कहानी हमने आपको अच्छे से समझा दी कि ऑब्जेक्ट से रे निकली, स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होने के बाद रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो आई और मिल गई प्रिंसिपल एक्सिस पर और बन गया इमेज। क्या ये इमेज फाइनल इमेज है? नहीं नहीं, ये फाइनल इमेज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके आगे भी सेकंड सरफेस और रखी हुई है, सेकेंड सरफेस भी है। तो ये फाइनल इमेज तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हमने इस इमेज को नाम दे दिया आई डैश। अब बारी आती है डिस्टेंसेस की। तो डिस्टेंसेस का मेजरमेंट को करना आपको पता है, मैंने बताया था। फर्स्ट सरफेस के ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट करिए। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से फर्स्ट सरफेस के ऑप्टिकल सेंटर से ही स्टार्ट करिए और आ जाइए C1 की तरफ। ये हमारा हो जाएगा R1, फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसी तरीके से फर्स्ट सरफेस के ही ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट करिए और जो इमेज बन रहा है आई डैश, उसकी जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी बी डैश। तो इस तरीके से हमने यू, R1 और बी डैश को फाइंड आउट कर लिया। पूरी पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस की चल रही है, इस बात का ध्यान रखिए।
इस तरफ अगर हम देखें तो आप देख पाएंगे कि एक तरफ आपका जो मीडियम है वो μ1 है, आप एयर के तरीके मान सकते हैं, और ये जो लेंस है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 का बना हुआ है, यानी कि ये यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, μ2। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, μ1 में, और इमेज जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, μ2 में। तो ये बात आपको ध्यान में आ गई होगी। ये जो हमारा फार्मूला दिख रहा है, ये जो हमने ड्राइव किया था, इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे फॉर फर्स्ट सरफेस। तो लिख देते हैं फॉर सरफेस 1। तो पहली सरफेस के लिए जब हम इस फार्मूले को यूज करेंगे तो देखिए लिखने का टेक्निक क्या है। सबसे पहले इमेज है v डैश, और v डैश बन रहा है μ2 में, माइनस ऑब्जेक्ट तो u है आपका, और ये बन रहा है μ1 में, तो इसको लिखा जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r, एंड r इज व्हाट, r इज r1। तो क्या बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। तो हमने इस तरीके से देखा कि कैसे हमारे पास फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फार्मूला हमने किस तरीके से यूज किया। ठीक, अब चलते हैं हम सेकेंड सरफेस की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेकेंड सरफेस की तरफ चलने से पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमने अभी तक की कहानी की कही है, इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं, तभी हमें ये चीज अच्छे से समझ में आएगी कि हम एक्चुअली में क्या कहना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट सरफेस के लिए ये देखिए, ऑब्जेक्ट की रे धीरे धीरे ये यहाँ पर गई, इस पॉइंट पे टकराई, और यहाँ पर टकराने के बाद ये देखिए आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल से रे रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ पर इस तरीके से आई, और फाइनली इमेज आई डैश बन गया। ये हमारी डिस्टेंस v डैश, ये r1, और ये हमारे पास u। हमने फार्मूला यूज कर लिया, तो v की जगह पर v डैश हो गया, और v डैश कहाँ पे बन रहा है, μ2 में बन रहा है, तो μ2 लिख दिया। जो u है, u की जगह u है, और u बन रहा है, u सिचुएटेड है वो μ1 में, तो μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। ठीक, ये बात समझ में आ गई। फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस की कहानी फाइनली हमने निपटा दी। अब सेकंड सरफेस की कहानी तो स्टार्ट कर सकते हैं। अब तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड सरफेस को बहुत ध्यान से देखो, जब ये रे आ रही थी, जो रिफ्रैक्टेड रे आती हुई आपको दिख रही है, अगर ये रिफ्रैक्टेड रे किसी तरीके से आती रहती, अगर ये सेकंड सरफेस हमने ना रख दी होती, तो क्योंकि हमने सेकंड सरफेस यहाँ पर प्लेस कर दिया है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि अब ये जो रे आपकी यहाँ तक आ रही थी, अब वो यहीं पर रुक जाए, इस पॉइंट तक। ठीक, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, इसी पॉइंट तक वो आएगी और फाइनली रुक जाएगी। तो अब इस पॉइंट से हम ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर हमें क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। तो इस तरीके से हम इस पॉइंट से होता हुआ और यहाँ पर नॉर्मल देखिए, ये हमने ड्रॉ किया, और ध्यान से समझेंगे। ये देखिए, तो ये हमारे पास नॉर्मल हो गया N2, और ये मान लेते हैं कि सेंटर हो गया C2। तो सेंटर सेकंड सरफेस जो है हमारे पास, सेकंड सरफेस का सेंटर है C2, और जो फर्स्ट सरफेस से जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही थी, ठीक है ना, फर्स्ट सरफेस से जो रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास आ रही थी, तो वो रिफ्लेक्टेड रे सेकंड सरफेस के जिस पॉइंट पे टकराई है, उस पॉइंट से C2 को मिलाते हुए हमने नॉर्मल ड्रॉ कर देना है। जैसे नॉर्मल ड्रॉ किया तो फिर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, बिल्कुल बिल्कुल रिफ्लेक्शन होगा भाई। लेकिन अब इस बार रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, μ2 से μ1 में रिफ्लेक्शन हो रहा है, और μ1 आपका क्या है, रेयर मीडियम है, ऐसा हम मान के शुरुआत से चल रहे हैं। क्योंकि रेयर मीडियम है, इसलिए रे क्या होगी, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो यहीं से देख लीजिए आप कि रे आपकी नॉर्मल से अवे हो गई, तो फाइनली इस तरीके से ये आपकी रे आ गई, और ये हमारा बन गया फाइनल इमेज। और इस फाइनल इमेज को सेकंड ऑप्टिकल सेंटर जो है उससे हम मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस हो गई v।
तो v डिस्टेंस पर फाइनली हमारे पास क्या बन गया है, इमेज i बन गया है। तो ये हमारे पास इमेज हो गया i। तो फाइनल इमेज i और फाइनल इमेज की डिस्टेंस हो गई v। सेकेंड सरफेस के लिए फर्स्ट सरफेस का इमेज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये बात अब तक आप समझ चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर सेकेंड सरफेस, फॉर सेकेंड सरफेस द इमेज, इमेज कौन सा इमेज, आई डैश विल वर्क एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो आई डैश इमेज है वही क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका, सेकेंड सरफेस के। ठीक है, अब इसके लिए हम फिर से लिखते हैं फॉर सरफेस 2। तो फॉर सरफेस 2, तो सरफेस 2 के लिए अब फिर से यही फार्मूला जो हमने यूज किया था, μ2/p माइनस μ1/u इक्वल μ2 माइनस μ1/r, इसको हम यूज करने वाले हैं। देखिए कैसे करेंगे। इमेज क्या है, डिस्टेंस v, कहां पे बन रही है, μ1 में, तो v के ऊपर क्या आना चाहिए, μ1 माइनस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, आई डैश, आई डैश की डिस्टेंस क्या है, v डैश, और ऑब्जेक्ट कहां पर था, μ2 में। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो सेकेंड सरफेस की जब हम बात करते हैं तो जो फर्स्ट सरफेस का हमारे पास इमेज है वही सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट है। तो अब देखिए ये यहाँ पर देख लीजिए, मैं अलग से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये क्या था, दिस वन, मैं कलर भी चेंज कर दूंगा तो आपको समझ में आए। ये हमारा इमेज है फर्स्ट सरफेस का, तो जो फर्स्ट सरफेस का इमेज है वही सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट है। देख लीजिए आप, फर्स्ट सरफेस का इमेज सेकेंड सरफेस का बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, वही चीज डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं। ठीक, तो अब हम इसको लिख लेते हैं फटाफट जल्दी से, और हम इसको क्या लिखेंगे, बिल्कुल सेम ऑर्डर में, क्योंकि μ1 पहले आ चुका है। तो अब हो जाएगा μ1 माइनस μ2 एंड इट इज r2, सेकेंड सरफेस की रेडियस कर्वेचर r2। तो फर्स्ट सरफेस भी हमने कंप्लीट कर ली, सेकेंड सरफेस भी कंप्लीट कर ली, रे डायग्राम भी कंप्लीट कर लिया, और एक्सप्रेशन भी कंप्लीट कर लिया। तो इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको पता है कि दोनों सरफेस को क्या करना है, ऐड कर देना है, क्योंकि दोनों सरफेस को ऐड करना है। चलिए, दोनों सरफेस को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको रफ कर देते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके सामने ना रह जाए। तो और हम यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 जो इक्वेशंस हैं इसको अब हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। चलिए फटाफट ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए लिख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन, μ2/v डैश माइनस μ1/u, ये एक साइड हो गई फर्स्ट इक्वेशन की। इसी तरीके से अब इसके लिए लिखेंगे μ1/v माइनस μ2/v डैश। तो हमने जो लेफ्ट हैंड साइड थी फर्स्ट इक्वेशन की और लेफ्ट हैंड साइड सेकंड इक्वेशन की, दोनों ऐड कर लिया। अब इक्वल में इस डायग्राम की भी अब हमें कोई जरूरत नहीं है, तो इसको भी हम रफ कर देते हैं। सिर्फ अब केवल ऐड करना है और फाइनल आंसर तक हम पहुंच जाएंगे बगैर किसी दिक्कत के। तो अब हम इसका राइट हैंड साइड भी लिखने वाले हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का वो है μ2 माइनस μ1/r1 और प्लस, और सेकेंड सरफेस का है μ1 माइनस μ2/r2। तो देखिए हमने किस तरीके से दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड कर दिया। ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, बहुत ध्यान से इसको जरा पूरा अब रफ कर दें। अब हमें इन सबकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं हर चीज।
तो अब चूंकि हम लिख चुके हैं तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है सिंपल सा। आप इसके आगे चाहे तो खुद भी कर सकते थे, मुझे कराने की जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी मैं फाइनल रिजल्ट तक पहुंच करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम फाइनल रिजल्ट तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि देखिए म्यू टू अपॉन बी डैश और ये म्यू टू अपॉन बी डैश एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। जो बचा उसको लिख लेते हैं। बचा हुआ हमारे पास है म्यू वन अपॉन बी माइनस म्यू वन अपॉन बी इक्वल, इधर बचा हुआ है म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन, और अगर इधर भी हम माइनस कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर टू। तो फाइनली ये आ गया म्यू वन अपॉन बी माइनस म्यू वन अपॉन यू एंड दैट इज इक्वल म्यू टू माइनस म्यू वन को हमने कॉमन ले लिया और ये आ गया वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। इसको हम अगर म्यू1 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इक्वल म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन टाइम्स वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, एंड वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इज नथिंग बट इट इज वन अपॉन एफ। इसका डेरिवेशन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल ये क्योंकि आप पहले से जानते हैं क्लास 10 से ही, तो हम यहाँ डायरेक्ट यूज कर लेते हैं वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू दैट इज इक्वल वन अपॉन एफ। तो वन अपॉन एफ इक्वल आ चुका है म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन टाइम्स वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। तो ये फाइनली हमारे पास, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है हमारे पास फाइनल रिजल्ट। तो इस फाइनल रिजल्ट को हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो ये था हमारा लेंस मेकर फार्मूला। आई होप एंड आई बिलीव कि आपको बहुत अच्छे समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, केवल फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन कर देना है और फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनने वाला है आई डैश, वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और उसको ऑब्जेक्ट की इंसिडेंट रे मान करके और हम सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। इक्वेशन बनानी मैंने आपको पहले से सिखाई थी, यहाँ पर फिर से दिखा दिया। इस तरीके से आपको कौन कौन सी सावधानियां यहाँ पर रखने की जरूरत है। एंड आई होप एंड आई बिलीव कि आपके सारे कॉन्सेप्ट अब एकदम क्लियर होंगे। तो हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।